नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या भारत की राजनीति संविधान। तो अपने पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे अधिकारों की और अपने देखा था कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार क्या-क्या हो सकते हैं। अधिकारों का एक विशेष रूप जिसको अपने मौलिक अधिकार के बात करते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार या अपने इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये जो है ये संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं। संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है और 3 के अंदर जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वो आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। अब जब अपने पिछली क्लास के अंदर अधिकारों की बात कर रहे थे तो आपने देखा था कि जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक अधिकारों का मतलब है ऐसे अधिकार जिनका वर्णन संविधान में किया गया है या जिनका स्रोत जो है वो संविधान है। इनको अपने दो भागों में बांटा था, एक मौलिक अधिकार और गैर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये अपने आप में न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित होने का मतलब ये होता है कि अगर किन्हीं कारणों से आपको अपना अधिकार नहीं मिलता है या आपके अधिकार में किसी भी प्रकार की अड़चन आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य बनता है, संविधान के द्वारा उसके ऊपर यह कर्तव्य थोपा गया है कि वह हर नागरिक को अधिकार दिलाने के अंदर मदद करे। अगर किसी भी नागरिक के द्वारा किसी भी प्रकार की अड़चन का सामना किया जा रहा है तो उस अड़चन को दूर करने की ड्यूटी या उस अड़चन को दूर करने का कर्तव्य किसका है? भारत के उच्चतम न्यायालय का है, इसलिए न्यायोचित अधिकार है। अगर अपने इनकी बात करें कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं, ये वो अधिकार हैं, ये वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक हैं। तो इनको मौलिक क्यों कहा गया या फंडामेंटल क्यों कहा गया? फंडामेंटल या मौलिक कहे जाने के पीछे इनका कारण ये है कि ये वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक हैं। संपूर्ण विकास का मतलब उसका बौद्धिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका भौतिक विकास, उसका सामाजिक विकास। विकास का जो भी पहलू हो सकता है किसी भी व्यक्तित्व के अंदर, उस व्यक्तित्व के हर प्रकार से विकास के लिए ये अधिकार दिए जाने आवश्यक हैं। इन अधिकारों के अभाव में किसी भी व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती या वह अपने उच्चतम स्तर का विकास प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इनको नाम दिया गया मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, बेसिक अधिकार जो हैं आपके। ठीक है। अब बात आती है कि अगर इनकी विशेषता की बात करें तो सबसे बड़ी बात, ये अधिकार न्यायोचित हैं। ये अधिकार न्यायोचित हैं। न्यायोचित का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थात इसका मतलब यह है, अर्थात उच्चतम न्यायालय की यह जिम्मेदारी बनती है, उच्चतम न्यायालय की यह जिम्मेदारी या कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि सभी नागरिकों को ये अधिकार बिना किसी बाधा के सुनिश्चित करे। तो ये संविधान के द्वारा ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? ये उच्चतम न्यायालय को दी गई है। तो अगर उदाहरण के लिए सरकार कोई ऐसा कदम उठा रही है जिससे आपके मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई संकट पैदा हो रहा है तो उन परिस्थितियों के अंदर उच्चतम न्यायालय जो है वह सरकार को आदेश देगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कदम उठा रहा है जिससे आपके मौलिक अधिकार के ऊपर कोई समस्या पैदा हो रही है तो उच्चतम न्यायालय जो भी जरूरी आदेश होगा वो देगा।
या इसका तीसरा अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि अगर आपको ये अधिकार नहीं मिलते हैं या आप अपने इन अधिकारों का आनंद नहीं ले पाते हैं तो आप उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। आप उच्चतम न्यायालय के सामने एक याचिका दायर कर सकते हैं कि मुझे ये अधिकार दिलाए जाएं। उसके लिए जो भी प्रभावी तंत्र विकसित करना होगा, जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे, वो सारे कदम उच्चतम न्यायालय उठाएगा। तो ये न्याय के द्वारा उचित ठहराए गए हैं। न्यायोचित का मतलब क्या है? न्याय के द्वारा उचित ठहराए गए हैं। ठीक है। अब अगर अपने बात करें कि भारत के अंदर ये जो मौलिक अधिकार है ये कहां से गए हैं, तो भारतीय संविधान का ये जो भाग है, भारतीय संविधान का यह भाग अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है। बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है। ठीक है। तो इन अधिकारों का स्रोत क्या है, या भारतीय संविधान की यह जो विशेषता है या यह जो भाग है ये कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। हालांकि अगर अपने अधिकारों की बात करें तो अधिकारों का जो इतिहास है वो ये कहता है कि पहली बार 1225 के अंदर ब्रिटेन का जो शासक था, उस ब्रिटेन के शासक ने एक अधिनियम मैग्ना कार्टा जारी किया था, एक चार्टर जारी किया था, एक लिस्ट, एक सूची जारी की थी जिसके अंदर नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। तो वहां से शासक के द्वारा नागरिकों को अधिकार देने की शुरुआत मानी जाती है। कहां से? 1215 के इंग्लैंड के राजा के चार्टर से। उसके बाद अलग अलग लोकतंत्रों के अंदर जैसे जैसे आधुनिक लोकतंत्र स्थापित होते गए, अलग अलग समय के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए गए। जो सबसे सुदृढ़ रूप माना जाता है या जो सबसे व्यापक रूप माना जाता है वो माना जाता है अमेरिका का बिल ऑफ राइट, जिसके माध्यम से अमेरिका के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान का यह भाग भी जो है वह अमेरिका के इसी बिल ऑफ राइट से प्रभावित है। बिल ऑफ राइट से ही अपने यह, इसका अगर स्रोत की बात की जाए कि संविधान के इस भाग का स्रोत क्या है, तो संविधान के इस भाग का स्रोत जो है वो अमेरिका का बिल ऑफ राइट है। ठीक है। तो ये तो कहानी है इनके थोड़े से परिचय के बारे में। अब अपने मुख्य काम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो मौलिक अधिकार है इनका वर्णन जो है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में किया गया है। तो कुल मिलाकर अपने को ये सभी जो है वो अधिकार पढ़ने हैं। 12 से 35 के बीच में कौन से अधिकार आपको मिले हुए हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 आपको बताता है राज्य की परिभाषा। क्या बताता है? राज्य की परिभाषा। यहां पर जो राज्य शब्द है, यहां पर जो राज्य शब्द है, ये राज्य अपने जिस संदर्भ के अंदर राज्य शब्द प्रयोग में लेते हैं, जहां पर शासन की एक इकाई है या शासन का एक स्तर है, उससे व्यापक शब्द राज्य के तौर पर प्रयोग लिया गया है। तो अपने अनुच्छेद 13 से लेकर आगे 35 के बीच में देखेंगे कि बार बार ये लिखा जाएगा कि राज्य ये कर सकता है, राज्य ये नहीं कर सकता। तो वहां पर जो राज्य शब्द लिखा गया है उस राज्य का मतलब क्या है, उस राज्य की परिभाषा क्या है, उसके लिए एक विशेष अनुच्छेद डाला गया और वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य की परिभाषा बताता है और यह राज्य की परिभाषा भाग 3 में, भाग 3 मतलब कि अपने जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे वो संविधान का भाग 3 है। तो भाग 3 में राज्य का अर्थ अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित किया गया है। यह बहुत ही व्यापक शब्द है, परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में, राज्य का तात्पर्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार जिसको अपने राज्य मानते हैं, प्रांतीय सरकार आप लिख सकते हैं इसको, स्थानीय सरकार, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधायिका या जिसको अपने संसद कह सकते हैं, संसद,
विधानसभा तथा अन्य सभी संस्थाएं जिन्हें संविधान या विधायिका या सरकार ने कोई आदेश जारी करने का अधिकार दिया हुआ है। तो राज्य का मतलब क्या है, अपने जब राज्य शब्द प्रयोग में लेंगे अनुच्छेद 13 से लेकर 35 के बीच में, तो राज्य का मतलब वहां पर निकलेगा सभी प्रकार की सरकारें, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी प्रकार की विधायिकाएं, चाहे वो संसद हो चाहे वो राज्य की विधानसभा हो, चाहे वो स्थानीय विधानसभा हो, मतलब कि आपकी नगर पालिका या ग्राम पंचायत हो, साथ में वो सभी संस्थाएं जो सरकार से संबंधित है। उदाहरण के लिए LIC हो गया, CBSE हो गया, NCERT हो गया, वो सभी संस्थाएं जो संवैधानिक है या वैधानिक है या कार्यकारी संस्थाएं हैं, जिनको सरकार ने या तो जिनको सरकार से पैसा मिलता है या जो सरकार के नियंत्रण में है या सरकार ने उनको आदेश जारी करने का अधिकार दिया हुआ है, वो सभी संस्थाएं जो हैं वो राज्य की परिभाषा के अंदर शामिल की गई है। तो जो अनुच्छेद 12 की राज्य की परिभाषा है वो सभी प्रकार की सरकारों, सभी प्रकार की विधायिकाओं और उनके अलावा संविधान, सरकार या विधायिका के द्वारा अधिकृत कोई भी संस्था जिसको आदेश जारी करने का अधिकार है उन पर लागू होती है। तो आप जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पढ़ते हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं पढ़ते हैं, चाहे वो पूर्णतः सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो, मतलब कि पैसा सरकार का हो या ना हो, वो राज्य की परिभाषा के अंदर शामिल कर ली जाएगी। ये है अनुच्छेद 12। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 कहता है यदि कोई विधि मतलब कि कोई भी कानून या आदेश या अध्यादेश या नियम या नीति, कुछ भी आप कोई भी शब्द प्रयोग में लो, वो विधि के अंदर आएगा। यहां पर अनुच्छेद 13 के दृष्टिकोण से यदि कोई विधि भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो वह विधि शून्य हो जाएगी। शून्य मतलब कि अवैध हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर सरकार का इसका मतलब कि यदि सरकार का या राज्य का, जो राज्य की परिभाषा आपने पढ़ कर गए हैं, उसका कोई भी आदेश हो या संसद का कोई अधिनियम हो या राज्य की विधानसभा का कोई अधिनियम हो या जो राज्य की परिभाषा में आने वाली संस्थाएं हैं उनका कोई भी आदेश हो, ये सब चीजें अगर किसी भी प्रकार से आपके मौलिक अधिकारों को, नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित करता है, तो वह शून्य हो जाएगा। अर्थात सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं तो अर्थात नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित करने वाली विधि नहीं बनाई जा सकती। आप किसी भी स्थिति में नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। सरकार का या विधायिका का कोई भी आदेश, कोई भी अधिनियम, कोई भी अध्यादेश, किसी भी प्रकार का
कुछ भी चीज जो है वह नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर पाएगा। अतः यह एक प्रकार के ऐसे अधिकार हैं जो स्थायी हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ पर एक इसका अनुच्छेद 13 का ही एक नियम कहता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां, मतलब कि ऐसी विधियां या ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने से पहले ही बना लिए गए थे। क्योंकि अपने सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो अपनी जो पूरी की पूरी शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटेन की जो चली आ रही थी, अपने उसी को अपनाया था। जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार अपने उसमें बदलाव किए हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि अपने ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को शून्य कर दिया था या जीरो कर दिया था। तो अपने जीरो से शुरुआत नहीं की है, अपने को जो विरासत में मिला था अपने उसी से आगे से शुरुआत की है। तो अब समस्या संविधान के निर्माताओं के सामने ये थी कि अगर ब्रिटेन, आपने ये तो कह दिया कि कोई भी विधि जो अभी नहीं बनेगी, ये तो आपने जो आगे आने वाली सरकारें हैं उनको तो मौलिक अधिकारों का हनन करने से रोक दिया या मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से रोक दिया। परंतु अगर कोई बात स्वतंत्रता से पूर्व या संविधान के लागू होने से पूर्व कोई ऐसा अधिनियम है ब्रिटेन का, क्योंकि अपने तो सारे अधिनियम को जारी रखा है, तो अगर कोई अधिनियम है और उससे मौलिक अधिकारों पर फर्क पड़ रहा है तो फिर उसके लिए यह प्रावधान भी डाला गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं या किसी भी मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो उनका वह भाग स्वतः ही शून्य हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई पहले की बात भी है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो देखो संविधान तो लागू हुआ 1950 में, तो अगर कोई पहले की बात भी है और वह बात अब वर्तमान में मौलिक अधिकार जब निहित कर दिए गए हैं संविधान के अंदर और संविधान लागू हो गया है, अगर वह बात इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उस कानून का वो जो भाग जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है वो भाग अपने आप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बाकी कानून जो है वो जारी रहेगा, परंतु केवल वही भाग जो है वह शून्य हो जाएगा। इसको अपने आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं कि एक कानून है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 प्रावधान है कोई, है ना। अब इनमें से केवल ये जो प्रावधान 3 है ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, बाकी सारे तो जायज हैं। तो पूरे कानून को रद्द करने की बजाय जो अनुच्छेद 3 है इसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, बाकी कानून जो है उसका क्रियान्वयन जारी रखा जाता है। तो यही बात वहां पर लागू होती है कि केवल अनुच्छेद 3 जो है वह, या प्रावधान 3 जो है वह एक बार के लिए निष्क्रिय हो जाएगा, बाकी जारी रहेगा। यहां पर कि क्या सरकार का कोई आदेश या कानून, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे वो केंद्रीय सरकार का हो, वह मौलिक अधिकारों के खिलाफ है या नहीं है, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो संविधान की कोई भी विधि, विधायिका की कोई भी विधि, कार्यकारी का कोई भी आदेश या संस्थाओं का कोई भी आदेश आपको मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। अब यहां पर अनुच्छेद 13 के अंदर एक लड़ाई चलती है। अनुच्छेद 13 के अंदर लड़ाई क्या चलती है, अनुच्छेद 13 के अंदर लड़ाई ये चलती है कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में आता है या नहीं, विधि की परिभाषा में आता है या नहीं। ये प्रश्न बहुत बड़ा विवाद का कारण रहा है। अब इसमें विवाद का मुद्दा ही क्या है, छोटी सी तो बात है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ी बात इसलिए है कि अगर वह विधि की परिभाषा में आता है, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान का संशोधन किया जाता है, अगर ऐसा संशोधन जो है वह विधि की परिभाषा में आता है तो उसका मतलब यह है कि आप संविधान संशोधन के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों को नहीं छेड़ सकते। और अगर यह विधि की परिभाषा में नहीं आता है तो उसका मतलब यह है कि जो संसद है
वह संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को छेड़ सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 13 तो कहता है कि विधि मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं जाएगी और संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में आता ही नहीं है, तो वह तो इसके खिलाफ जा सकता है। तो इस बात के ऊपर कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वह विधि की परिभाषा में आता है या नहीं, सरकार और उच्चतम न्यायालय की काफी बार बहस हो चुकी है, अलग अलग मुद्दों के अंदर इसके ऊपर लड़ाई हो चुकी है। तो सरकार ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में अलग अलग निर्णय दिए। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है पहला जो इसके बारे में केस हुआ, कुछ केस हुए जैसे कि शंकरी प्रसाद बनाम राजस्थान, शंकरी प्रसाद बनाम राजस्थान, शंकरी प्रसाद बनाम राजस्थान का जो केस है ये 1951 का है। सॉरी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, राजस्थान ने बनाम भारत संघ 1951, कौमा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965, बनाम राजस्थान 1965 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया या यह तय किया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 की विधि की परिभाषा में नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था इन मामलों के अंदर तो कि अनुच्छेद 368 का जो संविधान संशोधन होगा वह विधि की परिभाषा में नहीं आता है, मतलब कि अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत या संविधान संशोधन के माध्यम से संसद जो है वह आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर पाएगी। परंतु बाद में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसको अपने कहते हैं गोलकनाथ वर्सेस गोलकनाथ बनाम पंजाब 1968, बनाम पंजाब 1968। ये साल है, कौन सी साल में केस हुआ था और ये केस के दो पक्ष कौन से थे, एक गोलकनाथ था, एक पंजाब राज्य था। के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 की विधि की परिभाषा में आता है, विधि की परिभाषा में आता है। अतः संविधान संशोधन के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों को नहीं छेड़ा जा सकता। तो अगर आप संविधान संशोधन कर लो तो कर लो, अगर आपने संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को छेड़ने की कोशिश की तो ऐसे संविधान संशोधन को हम अमान्य घोषित कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1968 के अंदर कहा गया। अब जब ये बात होगी तो इससे तो संसद की शक्ति खत्म होगी। मतलब कि संसद तो कह रही थी कि देखो हमारे पास तो पावर है कि हम तो संविधान का कोई भी भाग बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भाग 3 को नहीं बदल सकते। चाहे तुम्हारे पास संविधान संशोधन की पावर है, शक्ति है, परंतु तुम संविधान संशोधन के माध्यम से भी भाग 3 को नहीं छू सकते।
ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब ऐसा आदेश जो है वह स्वाभाविक सी बात है, उसको चलने नहीं दिया जा सकता, और उस समय की सरकार के द्वारा इस आदेश को एक प्रकार से शून्य करने के लिए एक संविधान संशोधन कर दिया गया, जो किया गया 24वां संविधान संशोधन। यह बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, अपने बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में ज्यादा डिटेल के अंदर। संसद ने सुप्रीम कोर्ट में एससी लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को बार बार उतना बड़ा शब्द लिखने के बजाय एससी लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए या इसका प्रभाव खत्म करने के लिए 1971 में 24वां संविधान संशोधन कर दिया, जिसके तहत अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधनों को, जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं, उन संविधान संशोधनों को अनुच्छेद 13 की विधि की परिभाषा से बाहर कर दिया, परिभाषा से बाहर कर दिया। अब क्या करोगे? अब तो संविधान के अंदर ये बात लिख दी गई कि अनुच्छेद 368 की जो विधि, 368 का जो संविधान संशोधन होगा उसको विधि की परिभाषा में नहीं रखा जाए, ये तो संविधान के अंदर ही लिख दिया संसद ने। तो फिर अब जो ये संविधान संशोधन था 24वां, यह खुद मान्य है या नहीं है, यह खुद सही है या नहीं है, इस बात के ऊपर निर्णय किया गया केशवानंद भारती मामले के अंदर। केशवानंद भारती बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, बनाम केरल राज्य 1973, बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने 24वें संविधान संशोधन को मान्य करार दिया तथा यह आदेश दिया कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान का कोई भी भाग बदल सकती है, परंतु संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता। तो केशवानंद भारती मामला 1973 का जो हुआ, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हाँ, हम ये बात मानते हैं कि संसद के पास पावर है कि वह मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत हम 24वें संविधान संशोधन को मान्य करार देते हैं, परंतु साथ में हम ये भी आदेश देते हैं, यह भी तय करते हैं कि संसद संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है, वह मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है, परंतु वह संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदलेगी। अब संविधान के मूलभूत ढांचे का मतलब यहां पर यह है कि वो सभी बात जो अपने संविधान निर्माताओं ने जो सपनों का भारत देखा था कि हम ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वैसा राष्ट्र बनाने के लिए जो भी जरूरी बातें हैं वो हमारा मूलभूत ढांचा है। उदाहरण के उन्होंने कहा था कि हम लोकतांत्रिक राज्य चाहते हैं, तो वो सभी बातें जिससे भारत में लोकतंत्र स्थापित होता है,
तो वो सारा हमारा मूलभूत ढांचा उसको नहीं बदला जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम भारत के अंदर पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता लागू करना चाहते हैं, तो वो सभी बातें जिनसे भारत की धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित की जाती है उनको नहीं बदला जा सकता। उन्होंने कहा था कि हम भारत के अंदर एक भारत को एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो सभी बातें संविधान के वो सभी प्रावधान या अनुच्छेद जिनसे अपनी संप्रभुता तय होती है उनको नहीं बदला जा सकता। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो किसी को भी पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों के अंदर अलग अलग सूची बनाकर दी है। उन सब सूचियों का संग्रहण या उन सब सूचियों का संकलन करने पर अपने एक थोड़ा बहुत अनुमान लगता है कि मूलभूत ढांचे के अंदर क्या क्या आता है। परंतु यहां पर तो केवल अपने को यही ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो मूलभूत ढांचे का भाग है। मौलिक अधिकार जो है वह मूलभूत ढांचे का भाग है, तो इनको नहीं बदला जा सकता। परंतु वही बात एक बार फिर मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर सरकार या संसद मौलिक अधिकारों को बदलने की कोशिश करती है तो पहली बात तो सरकार तो ये कहेगी कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, संसद के द्वारा उनको ये शक्ति प्रदान की गई है। अब उन्होंने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया है दुरुपयोग किया है, यह निर्णय तो उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है। तो अगर सरकार का कोई ऐसा आदेश होगा या सरकार की ऐसी कोई विधि होगी तो उसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। और अलग अलग मामलों के अंदर उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग निर्णय दिए हैं, कुछ को स्वीकार किया और कुछ को स्वीकार नहीं किया है। परंतु बड़े बड़े शब्दों में अपने यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मौलिक अधिकारों वाला भाग है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है, इसमें बदलाव आसानी से संभव नहीं है। अगर बदलाव किया भी जाएगा तो उसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, चाहे वह बदलाव संसद के द्वारा ही क्यों नहीं किया गया हो। और अगर उच्चतम न्यायालय को यह लगता है कि संसद के इस आदेश के कारण जो मौलिक अधिकार हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं तो वह उसको अमान्य घोषित कर देगा। ठीक है, ये इसका कुल मिलाकर निष्कर्ष है। ये है अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकारों को राज्य से बचाता है कि राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित ना कर दे। आपको यह सुरक्षा कौन प्रदान करता है? यह सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 जो है वहां पर अपने किसी भी मौलिक अधिकार की बात नहीं की है, वह मौलिक अधिकारों के प्रवृत्ति के बारे में बताने के लिए बात है। मौलिक अधिकार जो है वो आपका लागू होता है अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 ये पहला मौलिक अधिकार है एक प्रकार से आपका। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है अगर अपने काम करेंगे इनके लिए कि जो संविधान की भाषा है उस भाषा के ऊपर भी अपने प्रकाश डालेंगे और उस भाषा को आसान शब्दों में तोड़कर भी लिखेंगे, क्योंकि वह जो भाषा है वह थोड़ी सी जटिल भाषा है। जटिल भाषा होने के कारण इसको समझ पाना आसान काम नहीं है। परंतु जब तक अपने उस भाषा से परिचित नहीं होंगे तब तक इनका सही संदर्भ भी अपने नहीं समझ पाएंगे। तो अपने अपने सिलेबस करने के उद्देश्य से दो काम किए जाएंगे। आपको जो संविधान की वास्तविक भाषा है उससे भी अवगत करवाया जाएगा और उस भाषा को आसान शब्दों में तोड़ा भी जाएगा कि इस शब्द का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, या संविधान इस भाषा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, क्या आदेश देना चाहता है, किस प्रकार के नियम बनाना चाहता है। तो दोनों ही प्रकार की बातें या दोनों ही प्रकार की भाषाएं जो हैं वह अपने क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो अपना जो सबसे पहला अधिनियम है वह अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वह एक प्रकार से विधि के समक्ष समानता स्थापित करता है। अगर अपने बात करें अनुच्छेद 14 की तो अनुच्छेद 14 कहता है, इसको अपने कहते हैं विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता तथा विधि का समान संरक्षण, ऐसी कुछ भाषा जो है वह अनुच्छेद 14 में लिखी गई है। ये कहता है अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य मतलब कि अनुच्छेद 12 वाला राज्य जिसके अंदर केंद्र व राज्य सरकार दोनों आती हैं, किसी भी व्यक्ति को
विधि के समक्ष क्षमता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो कुछ बातें मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो बार बार प्रयोग में आएगी। तो पहली बात तो अगर आप इसकी भाषा को देखो तो भाषा कहता है कि राज्य है, राज्य का मतलब है अनुच्छेद 12 की राज्य के अंदर, जिसके अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकार, सरकारी संस्थाएं, सब कुछ आता है। विधायिका, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, हर स्तर की विधायिका, वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी भी व्यक्ति, जब व्यक्ति शब्द प्रयोग में लिया गया है तो व्यक्ति का मतलब है नागरिक प्लस विदेशी दोनों, नागरिक प्लस विदेशी, अन्यथा यहां पर नागरिक शब्द प्रयोग में लिया जाता। तो इससे एक बात क्या स्पष्ट होती है कि अनुच्छेद 14 का जो मौलिक अधिकार है वह केवल नागरिकों को पर लागू नहीं होता है, केवल नागरिकों को नहीं मिलता है, वह नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मिलता है। क्योंकि शब्द क्या प्रयोग में लिया गया है, व्यक्ति शब्द प्रयोग में लिया गया है, अन्यथा यहां पर नागरिक शब्द प्रयोग में लिया जाता। अगर नागरिक शब्द प्रयोग में लिया जाता तो वह केवल भारत के नागरिकों को मिलता, जबकि यहां पर इस अधिकार के अंदर शब्द क्या प्रयोग में लिया गया है, व्यक्ति शब्द प्रयोग में लिया गया है। इसका मतलब है कि यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों सभी के ऊपर लागू होता है, सभी को यह अधिकार या संरक्षण मिला हुआ है। तो एक बात तो यह ध्यान रखनी है कि व्यक्ति और नागरिक के अंदर अंतर क्या है, ये शब्द बार बार प्रयोग में लिए जाएंगे, इसलिए इनके अंदर अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। हर शब्द का महत्व होता है संविधान के अंदर, कोई भी शब्द जो है बिना तात्पर्य के, बिना अर्थ के नहीं लिखा गया है, और किसी भी शब्द के बिना जो संपूर्ण अर्थ है वो नहीं निकाला जा सकता, अर्थ अधूरा रहेगा। अब अगर अपने आगे बढ़े इसको, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। तो बात तो राज्य दो चीजों को वंचित नहीं करेगा, सभी व्यक्तियों को क्या देगा, एक तो देगा विधि के समक्ष क्षमता, दूसरा विधि का समान संरक्षण प्रदान करेगा। तो इसके दो भाग हैं, ठीक है। अब अपने पहले भाग के ऊपर प्रकाश डालते हैं, पहले भाग की बात करते हैं। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब क्या है, विधि के समक्ष क्षमता का मतलब क्या है। समता या समानता एक ही बात है, हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दो अलग अलग शब्द होते हैं, ये बात अपनी हो चुकी है प्रस्तावना के दौरान, परंतु यहां अपनी संविधान के अंदर दोनों ही बातों को एक दूसरे की जगह प्रयोग में ले लिया गया है। तो आप समता के जगह समानता लिख सकते हैं, तो विधि की समानता का नियम भी कहा जाता है इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर प्रत्येक व्यक्ति विधि या कानून के सामने एक रूप होगा, अर्थात कानून सभी पर एक समान लागू होगा, समान लागू होगा। तो ये होती है विधि के समक्ष क्षमता, कि जब बात कानून की आ जाएगी तो वह सब पर एक समान लागू है, चाहे वो कोई भी कानून है। अगर कोई मर्डर किया है, कोई एक आदमी मुस्लिम है और दूसरा आदमी हिंदू है, दोनों ने मर्डर किया है, दोनों को सेम सजा होगी, कानून को कुछ नहीं दिखता। दूसरी बात, कोई अगर ऐसा काम किया है, कोई भी दूसरा अपराध किया है, कोई भी कर का नियम है, वह सब पर समान रूप से लागू होगा। तो विधि के समक्ष समता का मतलब है कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। दूसरी बात इसमें इसका तात्पर्य यह भी है, इसका तात्पर्य यह भी है कि भारत का शासन विधि के नियम से चलाया जाएगा। विधि के नियम से मतलब क्या है कि हर चीज जो है
वह निर्धारित नियमों के अनुसार ही होगी। ऐसा नहीं है कि शासक का मन कर गया, जैसे कि मुगल काल में क्या हुआ करता था, अब किसी ने मर्डर किया, शिकायत पहुंची राजा के पास, अगर राजा का मूड अच्छा है तो उसको छोड़ दिया, अगर राजा का मूड खराब है तो छोटी सी गलती के लिए भी फांसी दे दी। ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो शासन व्यवस्था होगी वो किसके द्वारा चलाई जाएगी? कानून के द्वारा चलाई जाएगी। लिखित कानून होगा, उस कानून के अंदर जो बात लिखी गई है उसी के अनुसार आपको सजा या उसी के अनुसार आपका शासन चलेगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि आईएएस अधिकारी की मर्जी है कि मैं तो करूंगा आपकी गाड़ी जब्त, नहीं कर सकते अगर कानून में लिखा हुआ है तो। यहां पर ऐसा नहीं है किसी जज की मर्जी है कि मैं तो तेरे को फांसी पर टांगूंगा चाहे तेरी छोटी सी गलती है, नहीं कर सकते। आप भी उसको वही सजा दोगे जो कानून में लिखी हुई है। यहां पर ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का आज मूड अच्छा है तो उसने सबको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया, संभव नहीं है। या प्रधानमंत्री के आज अपनी बीवी से लड़ाई होगी और वो आदेश जारी कर दे कि ना ना आज से भारत के अंदर ऐसा होगा, वह आदेश का कोई तर्क नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसको अपने कहते हैं विधि का नियम। तो जो अपने बात करते हैं कि विधि विधि के समक्ष क्षमता, उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ यह निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के सामने समान होगा, या विधि सभी पर समान रूप से लागू होगी, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। दूसरा इसका मतलब यह भी निकलता है कि भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलाई जाएगी? वो शासक की इच्छा के अनुसार नहीं चलाई जाएगी, वह विधि के नियम के अनुसार चलाई जाएगी। रूल ऑफ लॉ जिसको अपने कहते हैं, उसके अनुसार चलाई जाएगी। केवल पुलिस को शक्ति है इसका मतलब नहीं है कि पुलिस वाला किसी को भी कभी भी पकड़ लेगा। केवल पुलिस के पास शक्ति है इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को कभी भी रोक लेगा। केवल पुलिस के पास शक्ति है, उसके पास वर्दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी किसी के घर में घुस जाएगा। ये सब संभव नहीं है, क्योंकि भारत में विधि का नियम लागू होता है, हर चीज कानून से चलेगी। अब अगर ऐसा है, दूसरी बात इसके अंदर एक तथ्य और ध्यान रखना है, यह सिद्धांत जो है विधि के समक्ष समानता वाला सिद्धांत जो है वह अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, परंतु विधि के नियम का सिद्धांत, विधि के नियम का सिद्धांत जो है कि आपकी शासन व्यवस्था विधि के नियम से चलेगी, विधि के नियम का सिद्धांत जो है वह अमेरिका से नहीं लिया गया है। यह सिद्धांत जो है वह ब्रिटेन के एक राजनीतिक विशेषज्ञ या अपने विचारक कह सकते हैं, उन्होंने विकसित किया था और उनका नाम है डाइसी। जो विधि के नियम का सिद्धांत है, यह जो विधि के नियम का सिद्धांत ब्रिटिश विचारक एवी डाइसी ने विकसित किया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद 14 का जो पहला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये अमेरिका से लिया गया है। अभी तक अपने दूसरे भाग की बात नहीं की है, दूसरे भाग की अपने अभी बात कर रहे हैं। अब अपने इसके बारे में एक और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये बात मैं बार बार आपको लिखूंगा, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसका अर्थ मैं आपको अभी समझाता हूं। यह एक नकारात्मक सिद्धांत है, नकारात्मक सिद्धांत या अधिकार है। तो अधिकारों की विशेषताएं, अपने जब ये चैप्टर खत्म करेंगे तब मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं लिखेंगे। मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में मैं आपको लिखवाऊंगा कि कुछ अधिकार नकारात्मक है, कुछ अधिकार सकारात्मक है। तो नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार का मतलब क्या होता है मैं यहीं पर स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि अलग अलग अधिकारों के अंदर मैं ऐसे तथ्य प्रयोग में करूंगा, तो उस समय पर आपके दिमाग के अंदर कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। वो सभी बातें जो राज्य का मतलब है सरकार को कुछ करने से रोके उन्हें नकारात्मक सिद्धांत कहा जाता है या नकारात्मक अधिकार कहा जाता है।
नकारात्मक सिद्धांत ही लिखो आप इसको। नकारात्मक सिद्धांत कहा जाता है या माना जाता है तथा वो सभी बातें तो राज्य को कुछ करने का अधिकार दे, मतलब कि प्रतिबंध नहीं लगाए, कुछ करने का अधिकार दे, उन्हें सकारात्मक सिद्धांत माना जाता है। उन्हें सकारात्मक सिद्धांत माना जाता है। अब अनुच्छेद 14 की अगर अपने बात करें तो अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य वंचित नहीं करेगा, राज्य वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, इस भाग को एक बार के लिए भूल जाओ, विधि के समक्ष से वंचित नहीं करेगा या विधि की समानता से वंचित नहीं करेगा। तो यह राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रहा है, उसके कुछ करने से रोक रहा है। चाहे अच्छा काम करने से रोक रहा है, चाहे बुरा काम करने से रोक रहा है, वो अलग बात है, परंतु कुछ करने से रोक रहा है। तो वो हर बात जो राज्य को कुछ करने से रोकती है उसको अपने नकारात्मक सिद्धांत मानते हैं। और अगर कोई बात राज्य को कुछ करने की बोलती है, जैसे राज्य अस्पृश्यता को दूर करेगा, तो यहां पर राज्य को कुछ करने का अधिकार दिया गया, कुछ करने का निर्देश दिया गया है। और वो सभी बातें जो राज्य को कुछ करने का आदेश देती है उनको अपने कहते हैं कि ये सकारात्मक सिद्धांत है। तो जो अनुच्छेद 14 का भाग पहला है वो एक नकारात्मक सिद्धांत है। अब जैसा कि मैंने अब अनुच्छेद 14 की व्याख्या में आपको कहा कि हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर होता है तथा कानून सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। अगर ऐसा है तो जब किसी एक 18 साल के छोटे लड़के के द्वारा रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, और 18 साल के बड़े व्यक्ति वयस्क के द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो फिर दोनों को एक समान सजा क्यों नहीं देते? जब महिला के द्वारा कोई अपराध किया जाता है और जब पुरुष के द्वारा अपराध किया जाता है, तब आप दोनों को एक समान सजा क्यों नहीं देते? आपने कर के नियमों के अंदर यह कैसे कह दिया कि 75 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो है वो 5% कर भरेगा और 75 वर्ष से नीचे का व्यक्ति जो 15% कर भरेगा? आपने कुल मिलाकर भेदभाव तो कर दिया नागरिकों में। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले कर नहीं भरेंगे और 2.5 लाख से ऊपर वाले कर भरेंगे? तो ये तो आपकी विधि के समक्ष समानता कहां हुई? यहां पर तो आपने अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बना दिया, जबकि ये तो कहता है कि हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान होना चाहिए। तो सरकार की नीतियां तो अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। अगर 14 के खिलाफ है तो ऐसी नीतियों को अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए, ऐसे नियमों को अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए, परंतु नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि अनुच्छेद 14 का दूसरा भाग क्या है? विधि के समान संरक्षण का भी अधिकार है। तो आपको अनुच्छेद 14 के द्वारा दो अधिकार मिले हुए हैं, एक मिला हुआ विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, दूसरा मिला हुआ विधि का समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान संरक्षण के अधिकार का मतलब क्या होता है वो अपने जानते हैं। जो विधि के समान संरक्षण का बात है वो अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो अनुच्छेद 14 का दूसरा भाग जो है उसको अपनी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।